बच्चों, आज जो हम भाई टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा क्वांटम नंबर। लेकिन क्वांटम नंबर से पहले हम थोड़ा एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में पढ़ लेते हैं और ये देख लेते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। ऑल्दो क्वांटम नंबर में भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो राइट डाउन एटॉमिक ऑर्बिटल। पहले इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं, फिर इसको समझते हैं होता क्या है ये। राइट डाउन, it is 3D space around nucleus where probability of finding an electron is maximum ब्रैकेट में लिखो अप टू 90 to 95% या अराउंड 90 to 95%। सो ध्यान से सुनो भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल 3D के अंदर एक स्पेस होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। जैसे ये न्यूक्लियस लिया, न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे इलेक्ट्रॉन की, ये पिछली बार भी हमने डायग्राम बनाया था पीछे, उसमें आना ऐसे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की हमें प्रोबेबिलिटी का कोई रीजन मिलेगा। जितना ज्यादा ये डेंस रीजन मिलेगा मतलब उतनी ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। अब आप लोग देख रहे हो कितना डेंस है ये रीजन। सो ऐसा रीजन जहां न्यूक्लियस के बाहर जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने मैक्सिमम होगी, दैट इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अब आप लोग ये देख सकते हो, अब ये दूर दूर जा रहे हो तो प्रोबेबिलिटी कम है। सो ये जो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, दैट विल बी नोन एज ऑर्बिटल। अराउंड 90 to 95% होगी भाई प्रोबेबिलिटी, अगर हम इन जनरल बात करें। सो ऑर्बिटल एक तरीके से क्या है, 3D के अंदर 3 डायमेंशनल कंसेप्ट है ये। न्यूक्लियस के बाद 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का रीजन जहां वो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, अराउंड 90 to 95% है, दैट विल बी नोन एज ऑर्बिटल। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, एक बार ये देख लेते हैं हम भाई। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ऑर्बिट से ये कैसे डिफर करता है वो हम देखते हैं एक बार। अगर हम बात करें भाई ऑर्बिट की, इस तरफ हम लिखते हैं ऑर्बिट और इस तरफ लिख लेते हैं हम ऑर्बिटल। ये हमने लिख लिया ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ये हम इनके पार्टीशन कर देते हैं। तो अब आप लोग देखिए भाई ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होगा। ऑर्बिट जो होता है ना वो एक तरीके से हम बात करें सर्कुलर पाथ होता है। क्या होता है ऑर्बिट, देखो ऐसे एक सर्कुलर पाथ था अराउंड न्यूक्लियस जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। सो ऑर्बिट इज द सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ऐसे ये ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है। सो ये एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ये सर्कुलर पाथ है, ये ऑर्बिट है, यही ऑर्बिट है। और अगर आप देखो तो ये सर्कुलर है, सर्कल होता है 2D। सो ये 2D कंसेप्ट है। ये एक तरीके से डेफिनेट चीज को बताता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ यही घूमेगा, सिर्फ यही होगा। तो ये डेफिनेट कंसेप्ट को बताता है जो कि हेजनबर्ग के अगेंस्ट है। हेजनबर्ग डेफिनेट बात नहीं बोलता था। लेकिन ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो ऑर्बिटल मैंने क्या बताया, ऑर्बिटल एक रीजन है न्यूक्लियस के बाहर 3D स्पेस में जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एक तरीके से मैक्सिमम होगी। अब ये 3D कंसेप्ट है, तो अब 3D के अंदर ये कैसा होगा, सर्कुलर थोड़ी ना होगा, ये स्फेरिकल होगा। ये 3D कंसेप्ट होगा, ये कैसा होगा, 3D कंसेप्ट होगा। और ये हेजनबर्ग को फॉलो करेगा, बिकॉज ये डेफिनेट चीज नहीं बता रहा है। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेगा जो कि हेजनबर्ग के हिसाब से है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई। यहां पर एक ऑर्बिटल है ये, इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। लेकिन एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2n²। तो एक बार उन पॉइंट्स को लिखते हैं और उनको साथ के साथ हम देखते हैं।
सो हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट क्या है, फर्स्ट पॉइंट, ये वेल डिफाइंड, ये क्या है, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है। और ये क्या है, 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ finding an electron is maximum। क्लियर है। सो ये वाला वेल डिफाइंड पाथ था, ये वेल डिफाइंड पाथ नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेगा। सो अब हम आगे लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, ये प्लेनर मोशन को रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रॉन का, और ये कैसा रिप्रेजेंट करेगा, ये 3D पिक्चर को रिप्रेजेंट करेगा, ये 3D मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये प्लेनर में मोशन को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा भाई, ये सर्कुलर होगा शेप में, सर्कुलर शेप, और ये क्या होगा, इसकी इन जनरल, वैसे तो मैंने तुम्हें ये दिखा दिया यहां पर स्फेरिकल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये स्फेरिकल ही होगा, ये वेरी भी कर सकता है शेप को। कैसे वेरी करेगा सर, वो हम आगे बात करेंगे। तो यहां हम क्या लिखेंगे, इट हैज डिफरेंट शेप, इट हैज डिफरेंट शेप। अब ये सर्कुलर है, सर्कल की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये नॉन डायरेक्शनल है ऑर्बिट। लेकिन ये क्या होंगे, ऑर्बिटल के अंदर डायरेक्शनल नेचर होगा। डायरेक्शनल नेचर कैसे होगा, वो किसी न किसी एक डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल, एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल। देखो भाई, ये जो ऊपर वाला मैंने ऑर्बिटल बताया हुआ है जो स्फेरिकल है, स्फीयर की भी कोई डायरेक्शन नहीं है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, इसमें भी चारों तरफ मिल रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जो दूसरी शेप मैंने बताई थी ना, डिफरेंट शेप, वो सारे डायरेक्शनल होंगे। सो इट इज ऑफ डायरेक्शनल नेचर। आगे डिस्कस भी करेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, इज इक्वल टू 2n²। और यहां क्या आएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई, ये बात याद रखना। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, इट इज अगेंस्ट हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगेंस्ट क्यों है, अगेंस्ट इसलिए है भाई ये, बिकॉज ये डेफिनेट पाथ की बात करता है और हेजनबर्ग प्रोबेबिलिटी की बात करता है। डेफिनेट नाम की चीज कोई वो नहीं होती है। तो इट इज इन अकॉर्डेंस टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा याद रखना भाई। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, और एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n²। n क्या है, n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, वो कैसे है वो आगे हम बात करेंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? सो ये बातें याद रखना भाई। दीज वर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिट। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई, वो टॉपिक है हमारे पास क्वांटम नंबर। सो अब हम बेसिकली क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे। तो क्वांटम नंबर होता क्या है, एक बार इसको समझ लो, उसके बाद लिखवाने का काम करेंगे। देखो क्वांटम नंबर क्या है, ये 4 नंबर का सेट है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो देगा हमें
4 नंबर का सेट है, ये 4 नंबर का सेट है। अब ये क्या होता है, एक बार इसको एक बेसिक एग्जांपल से वैसे ही समझाते हैं एक बार। जैसे माना हम हर एक स्टूडेंट को कोई एक कोड दे दे पर्टिकुलर, जैसे आपके पैन कार्ड पे एक नंबर है, उस पैन कार्ड की डिटेल को देख के उस इंसान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाती है हमें, गवर्नमेंट को, पैन कार्ड से, पैन नंबर से, या फिर जो आधार नंबर है उससे। ऐसे ही अगर माना कोई स्टूडेंट डीपीएस स्कूल में है और वो 10th क्लास में है, वो ए सेक्शन में है और उसका रोल नंबर 2 है, ऐसे हमने हर एक बच्चे को ऐसे 4 नंबर दे दिए जिससे हम उस बच्चे के बारे में ट्रैक करें। तो माना किसी बच्चे को हमने दिया DXA2, मतलब हम कह सकते हैं कि वो डीपीएस स्कूल का स्टूडेंट है, डी को डीपीएस के लिए लिख दिया, 10th क्लास का है, ए सेक्शन का है, 2 रोल नंबर है। उस बच्चे तक हम पहुंच जाएंगे और उस बच्चे तक पहुंचने के बाद हम उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले लेंगे। तो ये जो 4 नंबर हैं, सबसे पहला इसने बताया स्कूल, हमें स्कूल के बारे में पता लग गया। स्कूल के बाद हमें किसके बारे में पता लग गया, स्कूल के बाद हमें पता लगा क्लास के बारे में कि भाई वो कौन सी क्लास का है। क्लास से हमें आइडिया लगा फिर उसके सेक्शन के बारे में, और उसके बाद उसका रोल नंबर और स्टूडेंट की जो भी डिटेल है वो हम निकाल लेंगे। ऐसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो 4 नंबर हैं वो किस किस बारे में बताएंगे। सबसे बड़ी चीज होगी एटम के अंदर, अगर हम इन जनरल बात करें, वो होगा ऑर्बिट। सो नंबर हमें ऑर्बिट के बारे में बताएगा। स्कूल से छोटी क्लास होती है, ऑर्बिट से छोटा होता है सब शेल। ऑर्बिट को हम एक तरीके से शेल भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट कह लो या फिर शेल कह लो। सो सबसे फर्स्ट क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताएगा। सेल से सबशेल, सबशेल से छोटा होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने क्या कहा, स्कूल है, स्कूल के बाद उसमें उससे छोटा है उससे क्लास, क्लास से छोटे सेक्शन, सेक्शन में कोई भी स्टूडेंट्स वगैरह अपने पास होंगे, बच्चे होंगे। ऐसे ही शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन। सो फर्स्ट क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताएगा, सेकंड हमें सबशेल के बारे में बताएगा, क्या होते हैं सबशेल, ये हम आगे बात करेंगे। थर्ड हमें ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, और फोर्थ हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा। सो ये 4 के बारे में, मतलब 4 क्वांटम नंबर से हमें सारी डिटेल्स हमें पता लग जाएंगी। इलेक्ट्रॉन के बारे में फोर्थ क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन की जगह हम यहां कह देंगे इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताएगा फोर्थ क्वांटम नंबर। ये करेक्ट है, क्योंकि बाकियों से भी इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन तो मिल ही रही है। सो फर्स्ट शेल, देन सबशेल, देन ऑर्बिटल, देन इलेक्ट्रॉन की स्पिन। सो सबसे फर्स्ट क्वांटम नंबर करते हैं भाई हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट होगा, वो शेल के बारे में बताएगा। नेक्स्ट इज एजीमुथल, जो सबशेल के बारे में बताएगा। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक, जो ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। लास्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर, जो स्पिन के बारे में बताएगा। लिखवाएंगे इसको, एक बार पहले समझ लो। सो सबसे फर्स्ट क्वांटम नंबर हम देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट क्वांटम नंबर आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक छोटी सी बात बोलूंगा और आप सारी चीज बता दोगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बोहर ने बताया। याद करो, बोहर की जो रिलेशन थी उसमें एन जो आ रहा था, एन किस बारे में बता रहा था, याद करो, एन बताता था नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो सर ये वही है क्या एन? बिल्कुल वही है। सो फर्स्ट क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बोहर ने प्रपोज किया। ये किसके बारे में बताएगा? ये शेल के बारे में बताएगा, ऑर्बिट के बारे में बताएगा। और ऑर्बिट का नंबर 1 2 3 4 ऐसे होगा, इंटीजर वैल्यू होगी पॉजिटिव। ऐसा नहीं होगा 1.5 ऑर्बिट, कोई सेंस नहीं बनती है। अगर हमें एन के बारे में पता है तो याद करो, एन के बारे में पता होने से हमें रेडियस के बारे में पता लग जाएगा, हमें यह पता लग जाएगा साइज ऑफ ऑर्बिट या शेल कितना है, ये हमें पता लग जाएगा अगर एन के बारे में हमें आइडिया है तो। और हमें एन से क्या पता लग जाएगा? एन के बारे में अगर पता है तो हमें वहां एनर्जी कितनी है उस ऑर्बिट की, वो भी हमें पता लग जाएगी। एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने एन से आइडिया लग जाता था। याद करो, एनर्जी के फॉर्मूले में भी एन आता है, ये फॉर्मूला हमने देखा था। सो ये एनर्जी के बारे में भी बताएगा भाई। क्या ये बात क्लियर हुई? सो ये एन की वैल्यू मैंने बताया 1 2 3 4 होगी, 5 6 आगे भी जा सकती है। अब एक बात और देखो, एन अगर 1 है, एन की वैल्यू अगर 1 है तो ये फर्स्ट शेल होगी, दैट इज के। याद करो 8 9 10th में आपने ऐसे ही पढ़ा है,
KLMNOP, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे शेल हो जाएगी। सो एन की वैल्यू हमें ये बताएगी कौन सी शेल है, KLMN 1 2 3 4 ऐसे। और एक मैंने पीछे बात बताई थी, एक ऑर्बिट में या शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n²। तो अब आप देखो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एन की वैल्यू 1 पुट कर दो 2 आ जाएंगे, एन की वैल्यू 2 पुट कर दो 8 आ जाएंगे सेकंड में। तो सेकंड में मैक्सिमम 8 आएंगे, थर्ड में मैक्सिमम 18, फोर्थ में मैक्सिमम 32, फिफ्थ में मैक्सिमम 50, ऐसे ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे। सो मैक्सिमम नंबर, ये नंबर नहीं, ये मैक्सिमम नंबर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n²। इज दिस क्लियर भाई? सो ये बात भी याद रखना, 2n² से हमें इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम नंबर पता लग जाएगा। अब एक बात ये भी आपको आइडिया होगा, एन के बारे में पता है तो हम एनर्जी भी निकाल लेंगे, एनर्जी हमने निकाली थी। तो याद रखना जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होती है एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होगी। याद करो हमने बोहर में भी मॉडल में भी किया था, जितना ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, सबसे कम यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में, देन सेकंड में, देन थर्ड, देन फोर्थ। ये सबसे कम फर्स्ट ऑर्बिट पर जाते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। सो एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज, एन की वैल्यू इंक्रीज होने से साइज भी बढ़ेगा, एनर्जी भी बढ़ेगी। साइज कैसे बढ़ेगा याद रखो, वो हमने क्या फॉर्मूला किया था अभी, रेडियस 0.529 n²/z। अब आप खुद देख लो, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ जाएगी, तो साइज ऑफ ऑर्बिट भी इंक्रीज। सो एन की वैल्यू बढ़ने से साइज ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, एन की वैल्यू बढ़ने से एनर्जी ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगी। और ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालते थे, ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट कैसे निकालते थे, NH/2π। ये बोहर बता ही चुका है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। सो ये भी हमें आइडिया लग जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट एजीमुथल क्वांटम नंबर आएगा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं एक बार, पहले इसके बारे में लिख लो और क्वांटम नंबर क्या है वो लिख लो। सो राइट डाउन क्वांटम नंबर। It is the set of 4 number which give complete information about an electron in an atom, which gives complete information about an electron in an atom। उसको हम क्या बोलेंगे भाई, क्वांटम नंबर। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स कौन कौन से है वो 4 क्वांटम नंबर्स? फर्स्ट लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम S से रिप्रेजेंट करेंगे। सो सबसे फर्स्ट क्वांटम नंबर लिखते हैं भाई हम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल n से। सो राइट डाउन, किसने दिया ये, गिवन बाय बोहर, नेक्स्ट पॉइंट किसके बारे में बताता है, इट टेल्स अबाउट ऑर्बिट और शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। सो ये अंडरलाइन करो भाई, ऑर्बिट और शेल के बारे में बताएगा, ये मेन पॉइंट यही है इसका।
टेल्स अबाउट ऑर्बिट और शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। थर्ड, इसके बारे में अगर एन के बारे में पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं? इट टेल्स अबाउट साइज ऑफ ऑर्बिट, comma energy of electron in an orbit। बताया था ना, साइज के बारे में बताएगा और एनर्जी के बारे में बताएगा। वैल्यू ऑफ एन क्या हो सकती है? वैल्यू ऑफ एन कैन बी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर वैल्यू n की 1 है तो उसको क्या बोलेंगे? के शेल, 2 है तो एल शेल, 3 है तो एम शेल, 4 है तो एन शेल। ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट शेल का नाम बोल देंगे। सो वैल्यू ऑफ n कैन बी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ब्रैकेट में यहां लिख लेना, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होंगी। क्लियर है? ये पॉइंट हमने बता दिया। और क्या हमने बताया भाई? नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू कितना आएगा? 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में किसके इक्वल आते हैं भाई? 2n²। क्लियर है? एक बात और याद रखो, चलो ये बात भी मैं बता देता हूं, ऑल्दो आगे भी ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखो, सबसे पहली बात मैंने बताई ऑर्बिट और शेल। शेल से छोटा है सबशेल, सबशेल से छोटा है ऑर्बिटल। तो एक बात याद रखो, एक गिवन शेल में, और यहां पर है, यही लिख लो, चलो ये बात लिखो भाई, एक गिवन शेल में यहां लिख देता हूं मैं, एक मैक्स इलेक्ट्रॉन और लिख देता हूं। क्या हो गया? हाँ, मैक्स इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? तो देखो, एक गिवन शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? मैंने अभी बताया तुम्हें, मैक्स इलेक्ट्रॉन कितने आए गिवन शेल में? 2n²। एक गिवन शेल में ऑर्बिटल कितने होंगे? एक बात सुन लो भाई, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अगर 2n² इलेक्ट्रॉन आए हैं तो कितने ऑर्बिटल रहे होंगे? n²। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड कर दो, ऑर्बिटल का नंबर आएगा, या ऑर्बिटल के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मैक्स इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्स इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। सो n² ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने होंगे? 2n²। तो एक गिवन शेल में कितने मैक्स ऑर्बिटल होंगे? n²। और एक गिवन शेल में कितनी सब शेल होंगी? दैट विल बी n। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या बातें बताई मैंने? एक गिवन शेल में नंबर ऑफ सब शेल विल बी n, नंबर ऑफ ऑर्बिटल विल बी n² एंड मैक्स इलेक्ट्रॉन विल बी 2n²। आगे इस चीज को जस्टिफाई करूंगा मैं, इस बात को लिख लो, लिखो, नंबर ऑफ सब शेल in a shell or orbit equal to n, number of orbital in a shell equal to n², and max number of electron in a shell or orbit is equal to 2n²। so ये हमारे पास हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ सब शेल n होंगी, ऑर्बिटल n² होंगे, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होगा। तो ये बातें याद रख लेना। अब आगे आता है, जैसे माना मैं कहूं भाई फर्स्ट शेल है तो कितनी शेल सब शेल होंगी? आप कहोगे सर 1, n के बराबर। सेकंड शेल है, कितनी सब शेल होंगी? 2। थर्ड है तो कितनी होंगी? 3। ये बातें याद रखना। नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट इसमें क्या आता है? एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या होगी?
एन से निकल जाएगी भाई, निकाली हुई है हमने, क्या होती थी, MVR इक्वल टू NH/2π, इतनी हो जाएगी भाई हमारे पास। जो ये पीछे किससे निकाली थी हमने, ये बोहर मॉडल से हम लोग इसको निकाल चुके हैं। सो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू NH/2π। सो ये सारा था भाई फर्स्ट क्वांटम नंबर से रिलेटेड, दैट इज कौन सा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसने शेल के बारे में बताया। अब हम सेकंड क्वांटम नंबर के बारे में लिखेंगे, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो राइट डाउन सेकंड क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये सेकंड क्वांटम नंबर है। एक बार स्लाइड देख लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें भाई किस बारे में बताएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर में ऑलरेडी बता चुका हूं तुम्हें कि ये सेकंड चीज कौन सी आती है, शेल से छोटा पार्ट कौन सा आता है, सब शेल। तो ये हमें बेसिकली सब शेल के बारे में बताएगा। अब क्या होती है सब शेल, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो देखिएगा, सेकंड क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर किसने प्रपोज किया, सोमरफील्ड ने। उसके बाद इट वॉज डिनोटेड फर्स्ट बाय के लेटर देन मॉडिफाइड बाय एल। इतनी बात याद करनी नहीं है तुम्हें, सिर्फ इतनी बात याद रखो, तुम्हारे काम की बात ये है। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। आज के टाइम पे जो वो कर रहे हैं, पहले के वगैरह से किया हुआ था। क्लियर है? ये आगे का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी अगले पॉइंट्स में क्लियर होगा। सो इससे हमें किस बारे में पता लगेगा, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ये इसके अदर नाम है भाई। सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलेंगे या सब्सिडायरी क्वांटम नंबर भी इसको बोलते हैं। अब एल की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एन पे। कैसे डिपेंड करती है, मैंने क्या बताया था अभी, पीछे याद करो, पीछे मैंने क्या बताया था, जो सब शेल के बारे में होंगी, कितनी सब शेल होंगी एक शेल में, वो कौन किसके इक्वल बताया था मैंने, एन के इक्वल। तो एल की वैल्यू एन के ऊपर डिपेंड करेगी। फर्स्ट शेल में एक सब शेल, सेकेंड शेल में दो सब शेल, और वो कैसे होंगी वो अभी हम देखते हैं आगे। सो एल वैल्यू डिपेंड ऑन एन। अब देखो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको देखो, इस पॉइंट को। एल की वैल्यू कहां से कहां रेंज करेगी, 0 to n-1। एल की वैल्यू रेंज करेगी 0 से n-1। मतलब अगर एन की वैल्यू 1 है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है, तो एल की वैल्यू क्या होगी, 0 से शुरू कर देंगे n-1, उसे एक कम तक, तो 0 तक रहेगी। एन की वैल्यू 2 है, तो वैल्यू कहां तक रहेगी, उससे एक कम तक, n-1। 0 से शुरू किया और एक कम 1 तक पहुंच गए। 3 के लिए कहां तक वैल्यू जाएगी, 0, 1, 2। उसके बराबर एल कभी नहीं होता है, एल वैल्यू हमेशा एन से कम होती है, n-1 तक। अगर एन की वैल्यू 4 है तो ये कहां तक जाएगी, 0, 1, 2, 3। तो ये बात याद रखना भाई, एल की वैल्यू हमेशा कहां तक जाएगी, 0 से लेके n-1 तक, कभी भी n के बराबर नहीं होगी। लाइक अगर मैं कहूं n की वैल्यू 5 है, तो बताओ l की वैल्यू कहां तक जाएगी, l की वैल्यू 0 से लेके 4 तक जाएगी, 5 तक नहीं जाएगी। मतलब 0, 1, 3, 4 ऐसे जाएगी। अब एक बात और सुनना, अगर l की वैल्यू 0 है, अगर l की वैल्यू 0 है, तो उसको बोलते हैं एस सबशेल। तो सबशेल का क्या नाम आता है, दैट सबशेल विल बी एस। एस का मतलब है स्फेरिकल। ये वाली जो सबशेल होगी ये स्फेरिकल होगी। कैसे है ये अब हम आगे देखते हैं, एक बार दिखाता हूं आगे पीपीटी पे। नेक्स्ट जाइए पॉइंट, देखो ये हमारे पास है, ये बात आपको याद रखनी है जो मैंने अभी बताई थी। क्या है बात, ये देखो, अगर हम बात करें एल की वैल्यू, अगर एल की वैल्यू 0 है तो सबशेल होगी एस, एल की वैल्यू 1 है तो पी सबशेल, 2 है तो डी सबशेल, 3 है तो एफ सबशेल, उसके बाद सीक्वेंस जी, एच वगैरह। तो सबशेल का नाम क्या आएगा, एल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। एल की वैल्यू 0 है तो एस सबशेल, एल की वैल्यू 1 है तो पी सबशेल बोलेंगे, 2 है तो डी सबशेल बोलेंगे, और 3 है तो एफ सबशेल बोलेंगे।
मेन काम की अपने पास ये सब शेल हैं। उसके बाद आप सीक्वेंस फॉलो कर दो, जी एफ जी एच वगैरह वगैरह, लेकिन मेन काम की अपने सारे जितने भी एलिमेंट है वो इन चार जितने अभी हम पढ़ रहे हैं वो इन चारों सबशेल में आ जाएंगे। अब आप कहोगे सर ये सबशेल होता क्या है? सबशेल बेसिकली शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होती है। इट इज बेसिकली शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब मैंने अभी जो ऑर्बिटल में बताया था ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, उस क्लाउड की शेप को बताएगा। एस सबशेल का मतलब वो जो क्लाउड है वो स्फेरिकल होगा, जो मैंने वहां पीछे बताया था। पी सबशेल का मतलब वो डंबल शेप होगा। डी सबशेल का मतलब वो डबल डंबल शेप होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और एफ सबशेल थोड़ी कॉम्प्लेक्स और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स लिख देंगे। तो मतलब एल की वैल्यू हमें इस बारे में बताएगी कि सबशेल कौन सी है। L0 तो S, 3 तो F। तो क्या सर ये बात रटनी है? बिल्कुल ये पॉइंट रटा होना चाहिए सुने। एल की वैल्यू 0 है तो S, 1 है तो P, 2 है तो D, देन F। और शेप कौन सी आएगी? S की स्फेरिकल, देन डंबल, देन डबल डंबल एंड देन कॉम्प्लेक्स या लीफ लाइक। क्लियर है ये बात? इसको याद रखिएगा, ये बहुत यूज में आती है भाई। आगे मैं लिखवाऊंगा अभी इनको। जैसे एक बात देखो, पीछे मैंने एक बात बताई थी, तुम्हें याद हो तो। क्या बात बताई थी? याद करो। मैंने बताया था एक शेल में, NH शेल में सब शेल बताओ कितनी आएंगी। सब शेल बताया था n के बराबर। मतलब मैंने कहा था अगर n की वैल्यू 1 है, या आप खुद कह दो n की वैल्यू 1 है, तो बताओ l की वैल्यू क्या जाएगी? l की वैल्यू जाएगी 0, एक कम तक। n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या जाएगी? 0,1। 3 है तो वैल्यू कौन सी जाएगी? 0, 1, 2। अब यहां से सर क्या आइडिया लगा? L0 होता है तो वो सबशेल कौन सी बताई थी मैंने? S। तो मतलब ये 1s है। L0 तो ये 2s, L1 तो ये 2p। तो मतलब सेकंड में कौन सी सबशेल होगी? 2s एंड 2p। ऐसे ही थर्ड में 3 सबशेल होंगी, 3s, 3p, 3d। बिकॉज L0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d। डायग्राम से देखो एक बारी। फर्स्ट शेल में एक सबशेल होगी भाई, और सीक्वेंस हमेशा यही याद रखना। सीक्वेंस क्या याद रखोगे? एक ही सबशेल होगी तो वो होगी s, अगर कोई एक ही होगी तो। 2 होंगी तो वो होगी s और p। 3 होंगी तो किसी शेल में spd। 4 होंगी तो spdf। सर यही सीक्वेंस याद रखना है बिल्कुल। जैसे 1 में सिर्फ एक है तो वो 1s होगी सिर्फ, दैट विल बी 1s। 2 में कितनी होंगी? 2 सबशेल। और इस बात को कहां से भी याद रख सकते हो, जो मैंने फर्स्ट क्वांटम नंबर बताया। एक गिवन शेल में सबशेल n के इक्वल होंगी। फर्स्ट शेल में n की वैल्यू 1 है तो एक सबशेल। सेकंड में 2 सबशेल होंगी, थर्ड में 3 सबशेल, 4 में 4 सबशेल। ऐसे अपने पास सबशेल आएंगी। थर्ड में 3 सबशेल, फोर्थ में 4 सबशेल, देखो ये 4 सबशेल। और इनको नाम देखो, फर्स्ट में 1 है तो S, सेकंड में 2 है तो SP, थर्ड में 3 है तो SPD, 4 में 4 है, 4S, देन 4P, देन 4D, 4F। लेकिन ये एक चीज है कि जो 4S है इसकी एनर्जी 3D से कम होती है। अब ये क्यों होती है ये मैं आगे बताऊंगा। ये एनर्जी के बेसिस पे बताया है, यहां एनर्जी है तो देखो 4S की एनर्जी कम है 3D से। क्यों है ये मैं आगे बताऊंगा। बट इतनी बात क्लियर होगी एक गिवन शेल में कितनी सब शेल होंगी? उस शेल के नंबर के बराबर उतनी शेल होंगी। और इनके नाम कहां से आए हैं? S आया है शार्प से, P आया है प्रिंसिपल से, D आया है डिफ्यूज्ड से, और F आया है फंडामेंटल से, और G आया है जनरलाइज्ड से। सो इनके जो नाम आए हैं SPDFG, इसका मतलब है शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल एंड जनरलाइज्ड। ये इनके नाम है। अब कह रहा है n की वैल्यू 4 है तो L कहां तक होगा? 3 तक, एक कम तक होगा। और कौन कौन सा होगा फिर? 0, 1, 2, 3। 0 का मतलब S, 1 का मतलब P, 2 का मतलब D, 3 का मतलब F। तो ये देखो 4 में कौन कौन से आ गए? 4 में हमारे पास आ गया 4S, 4P, 4D, 4F। ये हमारे पास आ गए। वैल्यू ऑफ L n पे डिपेंड करेगी। एनर्जी क्या आती है? S से ज्यादा P, P से ज्यादा D, D से ज्यादा F, F से ज्यादा G।
ये कहां पर है, ये उस डायग्राम से आप लोग देख लो, जो मैंने अभी पीछे डायग्राम बताया था उससे आप देखो। देखो एनर्जी मैंने बताया था, ये एनर्जी का ऑर्डर है। तो देखो सेम शेल में एस से ज्यादा एनर्जी किसकी है, पी की। 3s से ज्यादा किसकी है, 3p। 3p से ज्यादा किसकी है, 3d। तो सेम शेल में एनर्जी का ऑर्डर क्या आता है, एस से ज्यादा पी, पी से ज्यादा डी, डी से ज्यादा एफ। ये बात याद रखना। सो ये वो बात कह रहा है अभी। ये एनर्जी के बारे में बता दिया। एस कैसा बताया मैंने, स्फेरिकल। पी कैसा बताया था, डंबल। डी कैसा बताया था, डबल डंबल। और एफ कैसा बताया था, कॉम्प्लेक्स शेप। सो अब इसको लिखना स्टार्ट कीजिए भाई, इसके बारे में लिखते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, सबसे पहले लिखो। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ब्रैकेट में हम लोग इसके एल लिख लेंगे। सो राइट डाउन, स्मॉल एल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। किसने दिया, राइट डाउन, गिवन बाय सोमरफील्ड। नेक्स्ट पॉइंट, इसको क्या भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी और सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। किसके बारे में बताता है, इट टेल्स अबाउट शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बताता था ना भाई कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप कैसी है, स्फेरिकल है कि डंबल शेप है। सो इट टेल्स अबाउट शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लियर है। और सबशेल प्रेजेंट इन अ शेल। सो अंडरलाइन कर लो भाई सबशेल को। तो ये किसके बारे में बताता है, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर सबशेल के बारे में बताएगा। ये बात हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है। और क्या था इसका नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ एल रेंजेस फ्रॉम, वैल्यू ऑफ एल रेंजेस फ्रॉम 0 टू n-1। 0 से लेके n-1 तक इसकी वैल्यू रेंज करेगी। लाइक क्या कह सकते हैं इसको, अभी एक बार देखते हैं। इफ l इक्वल टू 0 तो हम कौन सी सबशेल बोलेंगे, पहले ये लिख लो। इफ l इक्वल टू 0 एस सबशेल, l 0 है तो कौन सी सबशेल होगी भाई, एस सबशेल। एस का मतलब क्या है, शार्प। l इक्वल टू 1 है, ये बात पूरी रटनी है भाई, ये वाली तो उसको बोलेंगे पी सबशेल। पी का क्या मतलब है, पी हमारे पास हो जाएगा, क्या बताया हुआ है पी, लिख लो, प्रिंसिपल। l इक्वल टू 2 डी सबशेल, क्या बताया था डी, डिफ्यूज। l इक्वल टू 3 कौन सी सबशेल होगी, एफ सबशेल। और ये स्मॉल में ही रिप्रेजेंट करेंगे भाई, ये जानबूझ के नहीं लिखा है, इनकी रिप्रेजेंटेशन यही है, एसपीडीएफ। क्लियर है। सो एफ का क्या मतलब बताया था, फंडामेंटल, यहां से ये नाम आए हैं। और एल इक्वल टू 4, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, जी सबशेल। जी का क्या मतलब बताया था, जनरलाइज्ड। ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको इस बारे में रटा होना चाहिए। ये जो मैंने बातें बताई हैं इसको बॉक्स में बना लो। एल की वैल्यू 0 तो एस, 1 तो पी, 2 तो डी, 3 तो एफ। ये बातें तो अपने को बिल्कुल पता होनी चाहिए भाई। मेरी बात से सहमत हो तो यस बोलो। और एस सबशेल की शेप कैसी होती है भाई, एस सबशेल, सामने इनकी शेप भी लिखनी है तो लिख लो चाहे।
या नीचे लिख लेते हैं, चलो। एस सब शेल कैसी होगी? स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप होगी। पी सब शेल कैसी बताई थी? डंबल शेप। डी सब शेल कैसी बताई? डबल डंबल, ये और ये। सो यहां लिख लो डबल डंबल। और एफ सब शेल हमने बताया था कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। एफ सब शेल कॉम्प्लेक्स, या लीफ लाइक कह दो, ये एफ सब शेल आ जाएगा। ये एस सब शेल था, ये पी थी और ये डी थी। ये पता होनी चाहिए अभी हमें शेप, बहुत जरूरी है। एस कैसी होगी? स्फेरिकल। पी कैसी शेप होगी? इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, डंबल। डी में कैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा? डबल डंबल। और एफ में कैसा आएगा? कॉम्प्लेक्स। सो ये क्वांटम नंबर हमें, देखो मैंने ऊपर क्या लिखवाया था, इट टेल्स अबाउट शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज, इफ एस सब शेल इज देयर, देन इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी स्फेरिकल, तो वो स्फेरिकल आ जाएगा। इफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डंबल, देन वो पी सब शेल आ जाएगी। इफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डबल डंबल टाइप, देन डी सब शेल आ जाएगी। और कॉम्प्लेक्स होगी तो एफ सब शेल। और इसको पहचानेंगे कैसे? एल की वैल्यू। एस के लिए सर एल की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी क्या? बिल्कुल, आपको इस बारे में पता होना चाहिए। क्लियर है? सो L0 S ये पता होना चाहिए, L1 P, L2 D, L3 F। तो इसको कैसे याद रखो? 0 1 2 3 SPDF, 0 1 2 3 SPDF। किसकी वैल्यू? L की। ये फिक्स रहेगी क्या सर? बिल्कुल फिक्स रहेगी। रटनी है क्या सर? बिल्कुल रटनी है ये बात। इसी के ऊपर बहुत चीज डिपेंड करेगी। अब आते हैं भाई ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर जो मैंने ये लिखवाया हुआ है। वैल्यू ऑफ एल रेंजेस फ्रॉम 0 टू n-1। 0 टू n-1 वैल्यू आएगी। मतलब क्या है? अब हम इस बात को देखते हैं। लाइक अगर मैंने कहा, अगर n की वैल्यू हमने ली 1, फर्स्ट शेल ली, तो हमारे पास सब शेल l की वैल्यू क्या होगी? ये तो मैंने n लिया 1, तो बताओ l क्या होगा? l होगा 0, उससे एक कम तक। तो बताओ सब शेल कौन सी होगी इसके अंदर? 0 का मतलब s हो गया, और ये 1 की है तो 1s हो गया। ऐसे करना बिल्कुल। सेकंड शेल की बात करूं तो l की वैल्यू क्या आएगी? एक कम तक, 0 और 1। 0 का मतलब सर s हो गया, 1 का मतलब सर p हो गया, तो ये हो गया 2s 2p। बिल्कुल। n की वैल्यू 3, 0 1 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? s p d। तो क्या आ जाएंगी? 3s 3p 3d। बताया ना मैंने, रटनी है। 0 1 2 SPD। n की वैल्यू सर 4, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 0 1 2 3, तो SPDF। तो मतलब 4s 4p 4d 4f, ये सब शेल है। तो क्या सर इस बात का ये मतलब है कि फर्स्ट शेल में एक सब शेल होगी वो 1s? बिल्कुल। सेकंड में 2 सब शेल होंगी 2s 2p। याद करो मैंने फर्स्ट क्वांटम नंबर में बताया था, इन nth शेल n नंबर ऑफ सब शेल विल बी देयर। सेकंड शेल 2 सब शेल, थर्ड शेल 3 सब शेल, 3s 3p 3d, फोर्थ शेल 4s 4p 4d 4f। अब सवाल आता है, ये d कहां से शुरू होता है? d 2 में नहीं होता है, d शुरू होता है 3 से। f कहां से शुरू होता है? 4 से। p कहां से शुरू होता है? 2 से। तो ये बातें अपने को पता होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इनसे सवाल पूछता है भाई। क्या ये बात क्लियर हुई? सो इसको नोट करोगे भाई। बार बार एक ही बात बोल रहा हूं मैं, ये हमें पता होना चाहिए। l की वैल्यू 0 है तो वो s होगा, l की वैल्यू 1 है तो वो p होगा। 0 1 sp, 0 1 2 spd, 0 1 2 3 spdf। क्या किसकी वैल्यू? l की वैल्यू। और फर्स्ट में कितनी सब शेल होंगी? बार बार बोल रहे हैं। फर्स्ट में होंगी 1 1s, सेकंड में होगी 2 2s 2p, थर्ड में होगी 3s 3p 3d,
4 में होगी 4s 4p 4d 4f, और ये क्या है, दीज आर द सब शेल। तो ये बातें पता होनी चाहिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्लियर है? सो अब आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो सबशेल से छोटी चीज क्या है, ऑर्बिटल। तो अब हम ये देखेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबशेल। एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 2l plus 1, that will be calculated by formula 2l plus 1. These will be the number of orbital in a subshell. और मैं कहूं मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल कितना होगा, 22 हो जाएगा। जो ऑर्बिटल का नंबर आता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सही एक चीज एक बार प्रूव, ये चीज निकाल के दिखाओ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल। अब हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल रहे हैं भाई, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल। अब आप कैसे निकालोगे, माना एस सबशेल में कहूं, एस सबशेल, ये यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे भाई, एल की वैल्यू कितनी होती है एस के लिए, आपको पता है एल होता है 0। एल की वैल्यू इस फॉर्मूले में 0 पुट करो, जो ये हमने नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल, फॉर्मूला क्या था, 2l plus 1। तो एल की वैल्यू यहां 0 पुट करो तो हमारे पास कितना ऑर्बिटल आ जाएगा, एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होगा। आगे डिस्कस करेंगे इसको और। देन हमारे पास पी सबशेल, पी का मतलब एल की वैल्यू सर कितनी होगी, हम लोग ये कर चुके हैं भाई, एल की वैल्यू होगी 1। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, विल बी, एल की वैल्यू 1 पुट करो तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाएंगे 3। ऐसे ही डी सबशेल में एल कितना होगा, एल विल बी 2, तो ऑर्बिटल का नंबर विल बी 5। सो ऐसे हमारे पास आ जाएगा भाई, एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल और एफ में 7 ऑर्बिटल। ऐसे हम निकाल सकते हैं, ऐसे हम लोग सारे ऑर्बिटल निकाल सकते हैं। एफ का भी लिखना है तो लिख लो यहां, एफ सबशेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा, एल की वैल्यू कितनी होती है 3, तो 3 to the 6 plus 1 that is 7। सो ये बात याद रखना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आएंगे, एस सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे 1, पी सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे 3, डी में 5, एफ में 7। इसको आगे भी हम लोग प्रूव करेंगे अगले क्वांटम नंबर में। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल इस फॉर्मूले से निकलेगा। और मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल शेल में कितने थे, n स्क्वायर, शेल में n स्क्वायर थे और सबशेल में 12 plus 1। सर सबशेल में 12 plus 1 क्योंकि सबशेल एल से पता लगेगा, एन से नहीं पता लगेगा। तो अगर एल गिवन हो तो 12 plus 1 और एन गिवन हो तो n स्क्वायर। ये बात याद रखना जो मैं पीछे बता चुका हूं। क्लियर है? एक और बात आती है भाई, इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जैसे ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम होती है ना, ऐसे ऑर्बिटल की एंगुलर मोमेंटम होती है। ऑर्बिटल नहीं बोले, सबशेल बोले तो भी एक ही चीज लोगे, ऑल्दो ये सबशेल के बारे में मेन बताता है। सबशेल और ऑर्बिटल में थोड़ा सा ही फर्क है बस। सो ऑर्बिटल और एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कैसे आएगी, इसका जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी इक्वल टू रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच बाई 2 पाई। और h बाई 2 पाई को हम h क्रॉस भी बोलते हैं भाई, रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। ये जो h बाई 2 पाई है इसको हम क्या भी लिख देते हैं, h क्रॉस। व्हाट इज दिस h क्रॉस? h क्रॉस इज रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। सो ये वाले पे बहुत सा क्वेश्चन पूछता है भाई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का अगर क्वेश्चन आता है मैक्सिमम ऑर्बिटल वाले से पूछता है, ये बात याद रखना। सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला आएगा, रूट एल इंटू एल प्लस 1। जैसे कहे 2s ऑर्बिटल की एंगुलर मोमेंटम बताओ,
जैसे एक एग्जाम्पल कहें, एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू एस ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल कह दो या 2s सबशेल कह दो, एक ही बात है। तो अब आप एक बात बताओ भाई, s से l पता लग गया, s है 2s, तो l कितना होगा, l विल बी 0 बिकॉज s है। l 0 हो गया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगी भाई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कितनी आएगी, रूट l इंटू एल प्लस 1, 0 इंटू 0 प्लस 1 h बाई 2 पाई। फाइनल आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, दैट विल बी 0, 0 आ जाएगा ये। सो s ऑर्बिटल की एंगुलर मोमेंटम हमारे पास 0 आएगी। यही सर p बोले, कोई भी s हो सर, ये 3s में भी यही आएगा बिल्कुल, क्योंकि s के लिए हमेशा l 0 होगा, सर 5s के लिए बिल्कुल सेम। तो यहां तो बस हमें एस पी डी एफ देख के एल निकालना है, एल की वैल्यू को पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, और हमें ज्यादा कुछ काम जाम नहीं करना है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। सो जब भी हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे सिर्फ एल की वैल्यू को देखेंगे और डिसाइड कर देंगे। क्या ये बात क्लियर हुई भाई? सो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यहां काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो याद रख लेना इसको, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को। क्लियर है? फॉर्मूला क्या होगा, रूट एल इंटू एल प्लस 1 h बाई 2 पाई। h वही प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसको हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, वही प्लैंक्स कांस्टेंट है ये। सो ये हमारे पास सेकंड क्वांटम नंबर था भाई। कौन सा क्वांटम नंबर था? दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो ये दो क्वांटम नंबर हो गए भाई। फर्स्ट क्वांटम नंबर प्रिंसिपल जिसने शेल के बारे में बताया, सेकंड क्वांटम नंबर एजीमुथल जिसने हमें किसके बारे में बताया, सब शेल के बारे में बताया। क्लियर है? अब हम थर्ड क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बल्कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पहले ना एक एक्स्ट्रा पॉइंट और लिखवाना चाह रहा हूं मैं, वो और चाहे लिख लो, एक एक्स्ट्रा पॉइंट और है, कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट थोड़ा सा आइडिया हमें उसके बारे में होना चाहिए। लिखो, क्या लिखेंगे हम? इट एक्सप्लेन्स फाइन स्पेक्ट्रम। इट एक्सप्लेन्स फाइन स्पेक्ट्रम। इट एक्सप्लेन का क्या मतलब है भाई? ये वाला जो क्वांटम नंबर है, ये वाला जो क्वांटम नंबर है, उससे इससे किस बारे में पता लग जाएगा? फाइन स्पेक्ट्रम के बारे में। सर कैसे पता लग जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें मेन स्पेक्ट्रम क्या होता था, मेन स्पेक्ट्रम देखो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे जंप करता था, लाइन एमिट कर दिया, लाइन स्पेक्ट्रम आया, यानी मेन स्पेक्ट्रम आ गया। अब हमने क्या कहा, मेन स्पेक्ट्रम को जब एक फाइन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो अपने पास पता लगा कि भाई यहां पर कुछ फाइन लाइंस वगैरह मिली अपने को। फाइन लाइन कैसे मिली? ये n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2 है, यहां पर n इक्वल टू 2 है, बट ये वाली सबशेल है कौन सी? एक 2s लगा लो, एक 2p लगा लो, क्योंकि 2 के अंदर दो सबशेल होंगी, वन विल बी 2s, अनदर विल बी 2p। अब आप खुद देखो, जब इलेक्ट्रॉन 2p से जंप करेगा तो एनर्जी अलग, 2s से जंप करेगा तो एनर्जी अलग। रीजन क्या है? मैंने बताया था एसपीडीएफ की एनर्जी अलग होगी। सर सेम शेल में होने के बावजूद बिल्कुल। तो जब यहां पर सेकंड शेल फर्दर डिवाइड हो गई है दो डिफरेंट एनर्जी लेवल में, तो वहां से जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उसके रिस्पेक्ट में लाइन अलग लगाएंगी। तो ये जो मेन लाइन है ये फर्दर स्प्लिट एक तरीके से हमें दिखाई दे सकती है। सो जो ये फाइन स्पेक्ट्रम आएगा उसका यही रीजन है। क्या रीजन है? कि जो मेन शेल है वो स्प्लिट हो जाती है फर्दर, वो किसके अंदर? दैट इज सब शेल के अंदर। और उन सब शेल से जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी आएगी, क्योंकि इन सब शेल की एनर्जी डिफरेंट है। एनर्जी का क्या ऑर्डर है? ये भी बात लिख लो बेशक से।
एनर्जी ऑफ डिफरेंट सबशेल इन ए गिवन शेल। एक गिवन शेल में डिफरेंट सबशेल की एनर्जी का क्या ऑर्डर जाएगा? हम कहेंगे एस से ज्यादा एनर्जी किसकी आती है भाई? एस से ज्यादा हमारे पास आती है पी की। पी से ज्यादा किसकी आएगी? डी की। डी से ज्यादा किसकी एनर्जी आएगी? एफ की। सो देखो एस से ज्यादा पी की है तो पी से जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इसी वन लेवल पे तो एनर्जी अलग आई। एस से जंप किया तो एनर्जी अलग आई। तो ये यहां पर मेन स्पेक्ट्रम फाइन स्पेक्ट्रम में स्प्लिट होने का ये रीजन है, बिकॉज डिफरेंट सबशेल से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं। आई थिंक ये बात अब क्लियर हुई होगी भाई। सो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जिसको अगर कभी पूछ ले तो इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया, अदरवाइज इसको लिखवाने की कोई खास जरूरत थी नहीं।